हाँ बेटे देखो, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बॉर्न हैवर साइकिल का कुछ और एग्जाम्पल बताऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने वन एग्जाम्पल बताया था, आज देखो सेकंड एग्जाम्पल है। ये सोडियम का सॉलिड क्रिस्टल है 1 मोल और ये हाफ मोल हाइड्रोजन गैस है बेटे, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस। इसे हीट किया, जब हीट करोगे तो क्या होगा बताओ? डायरेक्ट सोडियम हाइड्राइड नहीं बनेगा बेटे, पहले इसी हीट एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ यूज होगा एज ए सब्लिमेशन इंथैल्पी के रूप में, और ये गैसियस फेज में आ गया। गैसियस फेज में आ गया बेटे। देखो अब यहाँ पर फिर इसी हीट एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ यूज होगा एज ए आयोनाइजेशन इंथैल्पी के रूप में, और यहाँ से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये बन गया आयन में आ गया। ये 1 मोल है। अब इसी हीट एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ यूज होगा इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में। हाफ मोल हाइड्रोजन गैस है तो D/2 यूज होगा बेटा। 1 मोल होता तो D लग जाता और यहाँ एटम के फॉर्म में आ जाएगा। देखो 2H, बॉन्ड टूट गया तो एटम के फॉर्म में आ गया 2 हाइड्रोजन। गैसियस फेज में है और हाफ मोल है तो हाफ तो करोगे ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? तो बच जाएगा बेटा बस यही, क्या बचेगा? हाइड्रोजन का एटम आ गया 1 मोल, न्यूट्रल गैसियस एटम आ गया। अब ये क्या करेगा? ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और ये क्या करेगा? उसी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये निगेटिव आयन में बदल जाएगा H-1 मोल। ये भी है बेटे। अब देखो ना, ये 2 डिफरेंट गैसियस आयन है, ये भी अलग अलग गैसियस आयन है, ये दोनों मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या बनाएगा? मिलने के बाद ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड बना लिया, NaH का सॉलिड क्रिस्टल। ये भी 1 मोल है, और यहाँ जो लैटिस एनर्जी निकल गया, इंथैल्पी या एनर्जी, जो भी एनर्जी यहाँ निकला वही है लैटिस इंथैल्पी। और सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। देखा आपने सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन, हमने एक्सप्लेन किया। डायरेक्ट नहीं सोचना बेटे कि डायरेक्ट सोडियम को हाइड्रोजन से मिलाया तो सोडियम हाइड्राइड बन गया। वो तो बच्चों को बहलाने का बात हो गया, लेकिन रियल बात जो है वो अब दिख रहा है। जब टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, सिलेबस 11th का स्टार्ट कर दिया, तब दिख रहा है। 2 डिफरेंट गैसियस आयन आपस में मिल गया और आयनिक नेचर का एक सॉलिड क्रिस्टल बन गया NaH, और यहाँ जो एनर्जी निकला उसी का नाम है लैटिस इंथैल्पी। अब बताओ सोडियम हाइड्राइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? सोडियम हाइड्राइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर सोडियम हाइड्राइड क्या होगा बेटा बताओ? हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर सोडियम हाइड्राइड, फॉर
सोडियम हाइड्राइड का हेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, देखिए अब। पहले क्या करोगे आप, सब्लिमेशन इंथैल्पी को ऐड करोगे, प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी को ऐड करोगे, प्लस D/2 प्लस यहाँ जो एनर्जी निकला बेटा ये 1 मोल न्यूट्रल गैसेस एकदम निगेटिव आयन बदल गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लेके ये लूज किया 1 मोल, इसी 1 मोल को गेन किया। यहाँ जो एनर्जी निकला उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, प्लस EgE इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन ये एनर्जी देना नहीं पड़ रहा है बेटे, ये एनर्जी खुद निकल रही है, इसलिए साइन क्या देंगे यहाँ, माइनस, अब प्लस लैटिस एंथैल्पी, यहाँ देना नहीं पड़ रहा है, एनर्जी निकल रही है, इसलिए साइन यहाँ क्या देंगे, माइनस। यही तो सोडियम हाइड्राइड का हेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, heat of formation for sodium hydride, that is this। यही तो है sublimation enthalpy प्लस आयोनाइजेशन enthalpy प्लस D/2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy। लेकिन एनर्जी निकल रही है ना, देनी नहीं पड़ रही है, इसलिए साइन क्या दिया मैंने बेटे, देखो आप, माइनस, प्लस लैटिस एंथैल्पी क्या देना पड़ रहा है क्या, ये एनर्जी निकल रही है, इसलिए यहाँ भी साइन क्या दे दिया हमने, माइनस। और देखो यहाँ भी माइनस साइन का यूज किया है। यही है सोडियम हाइड्राइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हमने दूसरे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखाया आपको, समझ में आया बेटा। हम आपसे दूर खड़े हैं, आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बेटा। ऑनलाइन क्लास है ये, इसलिए थोड़ा सा बातों को ध्यान से सुनोगे। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लेना कि समझ में नहीं आ रहा है, वन टाइम नहीं आ रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल को देके मैं आपको बताऊंगा, और तब तक बताऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। मैं आपके मन की बात को समझता हूँ बेटा। ये तो देखा आपने, सेकेंड एग्जाम्पल दिया, ये सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल बोर्न हैवर साइकिल का। फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो आप, मिटा रहा हूँ इसे। अब ले लिया हमने कैल्शियम का सॉलिड क्रिस्टल, और इसे 1 मोल है सोडियम कैल्शियम का सॉलिड क्रिस्टल। इससे इसको 1 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया, हीट, ये भी 1 मोल है बेटे, ऐसे हीट किया। अब देखो क्या होगा मेरे लाला, अब देखते जाओ क्या खेल है, आपको देखना है। हीट एनर्जी दिया बेटा, इसी हीट एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ यूज होगा सब्लिमेशन इंथैल्पी के रूप में, और ये गैसियस फेज में आ गया, ये गैसियस फेज में आ गया बेटा। और ये 1 मोल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पहले यहाँ हीट एनर्जी, बाद में बताऊंगा, इसे कुछ पार्ट यहाँ यूज हो गया, फिर इसी हीट एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ यूज होगा।
गैसियस फेज को आयन में बदलने, कैल्शियम के 1 एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 मोल कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन हैं। जब बाहर से एनर्जी दोगे तो फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी काम करेगा और एक साथ ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करके गैसियस फेज में आ गया। लेकिन यहाँ देखा आपने ये भी 1 मोल है। अब इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए बेटा। यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो D, 1 मोल है इसलिए D चाहिए। एटम के फॉर्म में आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया और ये गैसियस फेज में आ गया बेटा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन में आ गया और यहाँ जो एनर्जी निकला उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये भी 1 मोल कैल्शियम है और कैल्शियम आयन है 2 मोल H माइनस है, ये 2 मोल है नेगेटिव आयन, 1 मोल है कैल्शियम पॉजिटिव आयन, आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद जानते हो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड सॉलिड क्रिस्टल। और ये भी 1 मोल है बेटा, 1 मोल, और यहाँ जो हीट एनर्जी निकल गया उसी का नाम है लैटिस इंथैल्पी। देगा कैल्शियम हाइड्राइड के फॉर्मेशन को हमने बोर्न-हैबर साइकिल के द्वारा दिखाया है। कैसे कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इन चीज़ों को बोर्न-हैबर साइकिल के द्वारा मैंने दिखाया बेटा। फिर समझ लो, 1 मोल कैल्शियम का सॉलिड क्रिस्टल, 1 मोल हाइड्रोजन गैस H2 गैस, हीट किया मिला के, इसी हीट एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ यूटिलाइज हो गया सब्लिमेशन इंथैल्पी के रूप में। बेटा एनर्जी और इंथैल्पी एक ही चीज़ है, सब्लिमेशन इंथैल्पी बोलो या सब्लिमेशन एनर्जी बोलो एक ही चीज़ है। फिर यहाँ इसके गैसियस फेज में आ गया कैल्शियम, ये भी 1 मोल है, हमने लिखा नहीं है नीचे, लेकिन ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अब इसके वैलेंस शेल से मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो कितने, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 मोल है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये कैल्शियम आयन बन गया। और ये देखो ये भी 1 मोल कैल्शियम आयन है, लेकिन ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया और यहाँ जो हीट एनर्जी लगा उसी का नाम है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसी का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, वही है D। 1 मोल है, इसके बॉन्ड को ब्रेक किया, ये एटम के फॉर्म में आ गया, 2 हाइड्रोजन एटम है ये। अब ये फिर 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो यहाँ लूज हुआ उसको गेन करके नेगेटिव आयन बदल गया, जो एनर्जी निकला उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। 2 डिफरेंट गैसियस आयन आपस में मिल गया और मिलने के बाद एक आयनिक नेचर का सॉलिड क्रिस्टल कैल्शियम हाइड्राइड बन गया।
और यहाँ जो एनर्जी निकल गया बेटा उसी का नाम है लैटिस एंथैल्पी। और यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड का 1 मोल न्यूट्रल गैसियस एटम बन गया। तो देखा अपने कैल्शियम हाइड्राइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया। इसका क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है आपने देख लिया। कैल्शियम हाइड्राइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन मैंने दिखा दिया और बोर्न-हेवर साइकिल के द्वारा देखा आपने। यहाँ पर बेटा अब एक चीज़ और बता दूँ मैं कि यहाँ SE का मतलब क्या होता है। इस शॉर्ट नेम है बेटा, इसका मतलब हो गया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एंथैल्पी। यहाँ पर IE का मतलब क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब बताया मैंने आपको। D का मतलब हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। LE का मतलब क्या हो गया, लैटिस एंथैल्पी। EG का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। देखो ये शॉर्ट नेम है, सबका शॉर्ट नेम यही है। और इस शॉर्ट का मतलब क्या लिख दिया। LE का मतलब हो गया लैटिस एंथैल्पी। SE का मतलब हो गया सब्लिमेशन एंथैल्पी। IE का मतलब हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। D का मतलब हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। EG का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। और LE का मतलब हो गया लैटिस एंथैल्पी। ओके, समझ में आ गया बेटा। ये था आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को बोर्न-हेवर साइकिल के द्वारा दिखलाने का एक टेक्निक। लेकिन अब मैं बताऊंगा बेटा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, ये देखो। पहले सुनो, आप दिमाग में सुनो ढंग से। फर्स्ट एलिमेंट मेटल होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए, तभी दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। सेकेंड कंडीशन है बेटा, मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू लो होना चाहिए। नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हाई होना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन है मेरे बच्चों। मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू लो होना चाहिए और नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हाई होना चाहिए। तीसरा कंडीशन भी है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, मेटल का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू लो होना चाहिए, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू हाई होना चाहिए। क्या है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बेटे, मैंने बताया है।
1 मोल न्यूट्रल गैसियस एटम को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के बाद जितनी एनर्जी निकलती है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 3 कंडीशन तो 3 कंडीशन बताया, फिर बता रहा हूँ एक और कंडीशन है बेटा मेटल का। मेटल के कैटायन का साइज लार्ज होना चाहिए और नॉन मेटल के एनायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए, तब कैटायन और एनायन के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो आयनिक बॉन्ड है, और क्या है? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बॉन्ड का मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही आयनिक बॉन्ड। मेटल ये तो देखा कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब कैटायन का साइज लार्जर होगा, एनायन का साइज स्मॉलर होगा। मेटल जो होना चाहिए ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड का होना चाहिए, नॉन मेटल ग्रुप 16 या ग्रुप 17 का होना चाहिए, तभी मेटल और नॉन मेटल के बीच स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा मेरे बच्चों। लेकिन मोस्ट प्रीडोमिनेंट आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब मेटल ग्रुप फर्स्ट का होगा और नॉन मेटल ग्रुप 17 का होगा। वहाँ मेटल और नॉन मेटल के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के लिए यही होना चाहिए, मेटल मस्ट बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट एंड नॉन मेटल मस्ट बिलोंग्स टू ग्रुप 17। इतना बात तो देखा आपने बेटा, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इतने कंडीशन होने चाहिए, इतने कंडीशन मस्ट हैं बेटा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। अब इसके बाद देखो आप, मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा। इतना तो देखा आपने, नेसेसरी and sufficient condition for the formation of ionic बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है,
इसे लिखो आप, नोट कीजिए, मैं जस्ट बता रहा हूँ भी। हॉलिडे में बता रहा था क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट्स must be metal and other element must be non-metal। फर्स्ट कंडीशन है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए बेटा। सेकेंड कंडीशन है the ionization enthalpy value for metal should be low। and ionization enthalpy value for non-metal should be high। ये सेकेंड कंडीशन है बेटा। मेटल के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू लो होना चाहिए और नॉन मेटल के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू हाई होना चाहिए। देखो और क्या क्या कंडीशन में लिख रहा हूँ बोर्ड पर। तीसरा कंडीशन है द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू फॉर मेटल should be low and electron gain enthalpy value for non-metal should be high। फोर्थ कंडीशन है for the formation of strong ionic bond metal must belongs to group first और group second, but non-metal must belongs to group 16 और group 17। but strongest ionic bond is formed
between group first metal and group 17 non-metal लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है बेटा? ग्रुप फर्स्ट के मेटल और ग्रुप 17 के नॉन मेटल के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बेटा ये सब एक नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। लेकिन एक और कंडीशन है जो बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आपके दिमाग में आपको लिखा दूंगा, आप लिखो दिमाग में, ब्रेन में। क्या? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड metal cation size should be large and non-metal anion size should be smaller। मेटल के कैटायन का साइज लार्ज होना चाहिए और नॉन मेटल के एनायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए। बेटा उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बेटा ये तो आयनिक बॉन्ड के बारे में देखा आपने क्या क्या कंडीशन है, लेकिन आयनिक कंपाउंड का बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड? मेरे बच्चों सुन लो, आज सुन लो। क्या सुनोगे? सुनो। पहला ये है कि आयनिक कंपाउंड, जितनी भी आयनिक कंपाउंड है बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर आयनिक कंपाउंड में दो डिफरेंट आयन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा बेटा। दूसरी बात ये है, कोई आयनिक कंपाउंड किसी तरह का ज्योमेट्री या आइसोमेरिज्म, बताऊंगा मैं आइसोमेरिज्म के बारे में आगे वीडियो लेक्चर में, ज्योमेट्री या आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट के बीच, इधर ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ आ रहा है, ऐसे भी ट्रांसफ़र होके यहाँ आ रहा है। कोई डायरेक्शन फिक्स है क्या? ना ना। आयनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, इसलिए ये किसी भी तरह का ज्योमेट्री या आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाता है बेटा। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में आगे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा भी। ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट कंपाउंड जनरली ज्योमेट्री भी शो करता है बेटा, आइसोमेरिज्म भी शो करता है जनरली, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट
बहुत कम है, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच वीक वैन डर वाल फोर्स है बेटा। बताऊंगा मैं वैन डर वाल फोर्स क्या है, आपको वेट करना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग में ही बताऊंगा वैन डर वाल फोर्स। वीक वैन डर वाल फोर्स है कोवेलेंट मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच, इसलिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल कोई ज्योमेट्री, कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। आयनिक कंपाउंड जनरली देखोगे वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा। आप नमक लो, नमक देखा है ना, डेली आपके घर में यूज हो रहा है। पानी में डालना अभी जाके, वीडियो लेक्चर के बाद आप अभी जाके नमक को पानी में डालना, एक स्पून नमक लेके एक गिलास पानी में डाल देना। नमक आपका कहाँ गया भैया? नमक गायब हो जाएगा। कहाँ गया नमक? खोजते रह जाओगे, नमक गायब। हर नींबू निचोड़ के पी जाना, नमक आपके पेट में चला है। लेकिन कोई कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है। रेयरली कोई कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ। अदरवाइज 99% कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करता ही नहीं है। ये सब चीज़ तो मैंने आपको बताया, और अगले वीडियो लेक्चर में इसके बाद और सब चीज़ मैं बताऊंगा। कोवेलेंट कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसे लिखा दूंगा बोर्ड पर। फिर आगे और बताऊंगा, लैटिस एंथैल्पी के बारे में बताऊंगा, सो मेनी चीज़। और नीट के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम बताऊंगा कि जितना पढ़ा है उस पर नीट का प्रॉब्लम कैसा आ रहा है, जेई मेन में कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जेई एडवांस में कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, सब टेक्निक बताऊँगा आपको। ठीक है बेटा, आज यहीं का वीडियो लेक्चर में ख़त्म करता हूँ। गुड बाय।